हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। और इस लेक्चर को एक पॉजिटिव से कोट के साथ शुरू करते हैं जो कि बिल गेट्स के द्वारा कहा गया है। और वो ये कहते हैं कि इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स टोटली योर फॉल्ट। मतलब क्या है कि अगर आप गरीब जन्म लेते हो, ठीक है, तो इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बट अगर आप अपने जिंदगी में गरीब ही मर गए, गरीब जन्म लिया और गरीब ही मर गए, तो ये पूरी की पूरी आपकी गलती है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव कोट है और ये प्रूव किया गया है बिल गेट्स के द्वारा, क्योंकि वो जो है कि मतलब एक तरह से अमीर बने हैं। तो ये एक पॉजिटिव सा कोट है और इसी के साथ हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे, हम लोगों ने यार बहुत बैलेंस शीट के बारे में चर्चा किया है ना। इससे पहले वाले 2 लेक्चर में हमने बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा बात किया था। बैलेंस शीट मतलब नंबर, जो कि बैलेंस लिखा हो किसी कंपनी का, है ना, बहुत सारे फॉर्म में कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, कंपनी का वैल्यू क्या है, ये सब चीजों के बारे में। ठीक है, अच्छा, तो आखिर बैलेंस शीट को जानना क्यों जरूरी है ना। तो सबसे इसमें जो मेन चीज है, जो मेन बात है कि हमको ना किसी कंपनी को एनालाइज करना है। ठीक है, तो कंपनी के एनालिसिस के लिए बैलेंस शीट को जानना जरूरी है। जैसे मान लो कि हम है, हमारी कोई कंपनी है कुणाल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो हमारे कंपनी के बारे में आपको क्या पता है? आपको कुछ नहीं पता है। ज्यादा से ज्यादा आपको एक चीज पता है कि कुणाल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन कंपनी का जो है कि पूरा आप पोस्टमार्टम बोल सकते हो कि कंपनी का हेल्थ कैसा है ना। जैसे इंसान का पोस्टमार्टम होता है, उसका लीवर, किडनी, ये वे, माथा, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। वैसे कंपनी के बारे में ना आपको पूरा डिटेल जानने के लिए ये चीज का जरूरी है, बैलेंस शीट का। ठीक है, मतलब ना कि बैलेंस शीट को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि कंपनी को हमें एनालाइज करना है। ठीक है, अच्छा, जो कंपनी एनालिसिस है ये फंडामेंटल एनालिसिस का सब टाइप है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम ये बोलते हैं ग्रैंड फादर, फादर, सन। मतलब किसी के दादाजी अगर अच्छे हैं तो उनके पापा भी अच्छे होंगे, मतलब दादाजी का बेटा। ठीक है, और अगर आपके पापा अच्छे हैं तो ये चीज है कि आपका बेटा जो है कि वो भी अच्छा होगा। मतलब ना कि एक बड़े टाइम फ्रेम में मंथली चार्ट अगर हमारा अच्छा है तो वीकली भी अच्छा होगा और डेली भी अच्छा है। ठीक है, तो ये अगर तीनों अच्छा है तो मतलब उसका कंडीशन अच्छा है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि हम उस स्टॉक में मतलब कि पैसा लगा सकते हैं। ये तो हो गया कि टेक्निकल के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी भी चीज का टाइप होता है कि चलो अगर मान के चलो ना कि कोई चीज का टाइप है तो इस टाइप का सब टाइप भी होगा, मतलब उससे छोटा, इससे भी छोटा क्या हो गया, सब सब टाइप। तो जो कंपनी एनालिसिस है ये फंडामेंटल एनालिसिस का एक मतलब बोल सकते हो कि सब टाइप है, मतलब एक छोटा सा रूप है। मतलब ना अगर जब हम फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो हम 2-3 चीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इकोनॉमी की एनालाइज करेंगे, इकोनॉमी एनालिसिस, उसके बाद कंपनी का एनालिसिस, उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस। तो ये सब के सब चीज फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। मतलब कि जो कंपनी एनालिसिस है ये सब टाइप है फंडामेंटल एनालिसिस का। तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि भैया हम फंडामेंटल एनालिसिस में आखिर करते क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम 3 तरीका से एनालाइज करते हैं, या 3 काम हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। तो जो सबसे पहला काम है, मतलब कि इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। किसी काम को करने का अनेकों तरीका हो सकता है, जिसमें से 2 तरीका हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले या तो आपके ऊपर है कि आप ऊपर से नीचे करो या नीचे से ऊपर करो, है ना। अगर ऊपर से नीचे कहने का क्या मतलब हुआ कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसके स्टॉक मार्केट में हम पैसा लगाएंगे। अच्छा जी, उसके स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो हम उस देश के इकोनॉमी के बारे में जानेंगे कि उस देश का, जैसे भारत की बात करें तो भारत का इकोनॉमी कैसा है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी का हालत कैसे जानेंगे, है ना। उसके बाद जो इंडस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे कि उस इकोनॉमी में जो इंडस्ट्री है वो फल फूल रहा है कि नहीं। उसके बाद उस इंडस्ट्री में हम उस प्रॉपर कंपनी के बारे में जानेंगे। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर हम बात करें 3-4 महीने पहले की, 5-6 महीने से बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा चल रही थी। क्यों? तो अगर हम इकोनॉमी को देख लिए तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा रिटर्न दी, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, है ना, ये सब बैंक, HDFC, उसके बाद हो गया स्टेट बैंक, ये सबका सब अच्छा रिटर्न था। तो हम ना सब इसको इंडस्ट्री में डालेंगे कि बैंकिंग इंडस्ट्री ये हो गया।
उसमें हम प्रॉपर कंपनी को कंपनी एनालिसिस करेंगे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का हम एनालाइज कर लिए, एसबीआई का एनालाइज कर लिए। तो ना जब हम पहले इकोनॉमी को एनालाइज कर ले, फिर इंडस्ट्री को, फिर कंपनी को, इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे। और अगर हम पहले जो है कि किसी कंपनी को एनालाइज कर ले, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जांपल लेके इसको एनालाइज कर लिए, उसके बाद हम बैंकिंग इंडस्ट्री देखें, फिर कंपनी एनालिसिस देखें, तो इसको बोलते हैं बॉटम टू अप अप्रोच। ठीक है, नीचे से ऊपर। अच्छा जी, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री, हम मेटल इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, हम माइनिंग इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। ये सब के सब टोटली आपके ऊपर है। मतलब यहाँ जो है कि समझाने का हमारा जो मूल उद्देश्य है वो क्या है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो कितने तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब क्या काम करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। तो 3 काम करते हैं, इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी। अच्छा, तो जो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है ये है कि इकोनॉमी एनालिसिस हम भैया कैसे करेंगे, है ना। आप जो है कि बकवास यहाँ पे कर दिए कि हम इकोनॉमी एनालिसिस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो हर चीज को करने का कुछ ना कुछ तरीका है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा देश का जो इकोनॉमी है वो बहुत बढ़िया है। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो चेक करना है जीडीपी। हम लोग जो है देखते होइएगा कि कोई भी जो है कि हल्ला करता है जीडीपी के बारे में, कोई नेता हो गया, कोई आम आदमी, कि हमारे देश का जीडीपी गिर रहा है। जब हम 9th-10th में थे तो वहां पे हम लोग पढ़ते थे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन ना यहाँ कहने का क्या मतलब है जीडीपी, कि अगर हमारे देश का जीडीपी ऊपर जा रहा है, मतलब कि हमारा इकोनॉमी सही है, और हमारा देश के जीडीपी अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा इकोनॉमी सही नहीं है, गड़बड़ जा रहा है। ठीक है, जैसे कोरोना के टाइम में हमारा इकोनॉमी, हमारा जो जीडीपी है वो नीचे आ गया था। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इकोनॉमी है वो सही स्थिति में नहीं था, बाद में सही स्थिति में आया। ठीक है, और भी बहुत से देशों का, अभी हम अपने देश का बात करें, मतलब कि हमको चेक करना है कि हमारे जीडीपी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो ठीक है, नीचे जा रहा है तो बेकार है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और हम दूसरा क्या करेंगे, इन्फ्लेशन रेट को चेक करेंगे कि महंगाई का क्या स्थिति है। ये भी इकोनॉमी एनालिसिस के अंदर में आएगा कि हम भाई जीडीपी को देख लिए, तो दूसरा क्या देखेंगे, इन्फ्लेशन को देखेंगे। इन्फ्लेशन थोड़ा सा आपको भारी सा शब्द लग रहा है, लेकिन देखिए इसको हम समझाते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर जो है कि गैस सिलेंडर 1 लाख रुपया में मिलने लगे, अच्छा मान लीजिए कि आलू जो है कि 2 लाख के किलो हो जाए। ठीक है, मतलब कि आलू जहां 10 रुपए 20 रुपए किलो मिलता है वो 2 लाख का किलो हो गया, सपोज करना है अभी आपको। ठीक है, मतलब महंगाई कितना गुना ज्यादा बढ़ गया। या आलू 0 रुपया में मिलने लगे, 1 रुपया में मिलने लगे, मान लो कि पेट्रोल आधा रुपया में मिलने लगे, 1 रुपये लीटर हो जाए। ठीक है, गैस सिलेंडर 2 रुपया में मिलने लगे, तो ये दोनों कंडीशन सही नहीं है। अगर जो है कि महंगाई घट गया, मतलब गैस सिलेंडर 1 रुपया 2 रुपया में मिलेगा, तो सरकार के पास एक सही अमाउंट में टैक्स नहीं जाएगा, तो देश कैसे चलेगी, है ना। और बहुत महंगा हो जाता है तो आम जनता जो है त्राहिमाम हो जाएगा। इन दोनों बात का कहने का मतलब है कि इन्फ्लेशन ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, ना महंगाई बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए, एक सही एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि एसटीडी इन्फ्लेशन जो है कि वो जरूरी है। मतलब हम जीडीपी के बाद देखेंगे कि क्या उस देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो एसटीडी है कि नहीं, कांस्टेंट है कि नहीं। अगर कांस्टेंट है तो सही है, और ऊपर नीचे है तो फिर गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, अच्छा, ये 2 चीज देख लिए। तीसरा चीज हम क्या देखेंगे, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी में देखेंगे कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व कैसा है। अब फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन रिजर्व कैसा है, इस बात को हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे घर में कोई व्यक्ति है जो कि जॉब कर रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पापा हो गए या आपके पापा हो गए, वो जॉब कर रहे हैं, और लेटेस्ट सपोज ना कि वो 1 लाख रुपए का महीना कमा रहे हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए का महीना कमा रहे हैं, 1 लाख का। ठीक है, अच्छा, तो 1 लाख रुपया में से वो पूरा रुपया ऐसा नहीं कि हमेशा खर्च करेंगे, उनका हमेशा कोशिश होगा कि हर महीने में कम से कम कुछ अमाउंट को हम बचा लें। तो मान लो ना कि 10,000 रुपया वो हर महीना बचाते हैं, तो 1 साल में कितना बचा लिए, 1,20,000 रुपया। ठीक है, अच्छा, इतना पैसा वो बचा लिए। मतलब आपके फैमिली का या हमारे फैमिली का जो रिजर्व है जी, हमारे फैमिली में जो कभी विपदा आएगा, विपद परिस्थितियां आएंगी, तो उस समय में इस पैसा को हम खर्च करेंगे।
ठीक है। वैसे ही जो है कि देश में जो टैक्स जमा होता है, इंपोर्ट होता है, मतलब सरकार जो विभिन्न तरीके से जो पैसा कमाती है उस पैसा में से कुछ पैसा को रिजर्व रखती है। मतलब फॉरेक्स रिजर्व का क्या मतलब हुआ कि कुछ पैसा को एक साइड में रख दिया गया है, ठीक है, उसको हम फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो फॉरेक्स रिजर्व का हमारे देश का क्या स्थिति है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? जैसे हम आपको एक घटना बताते हैं। अभी पाकिस्तान के बारे में आप लोग सुने होंगे कि मतलब बैंक करप्ट का स्थिति है, चाइना से उसको लोन लेना पड़ रहा है, तो इधर से उधर से लोन देने के लिए कोई तैयार नहीं है। श्रीलंका जो है कि बैंक करप्ट हो गया है ना। तो वैसे ही हमारे देश का जब 1991 में 1991 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद 1991 में हमारे देश का बहुत बुरा हालत था। अगर वही पॉलिसी आज तक हम फॉलो करते तो हम लोग बैंकरप्ट हो गए रहते, ठीक है। तो 1991 में हमारे देश का जो है कि स्थिति बहुत खराब था, मतलब कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो कुछ चंद दिनों के लिए वो बच गया हुआ था, 6-7 दिनों के लिए। अच्छा, तो इस चीज को ना हमको मेंटेन करना होगा। तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे? तो फॉरेक्स रिजर्व ऐसा नहीं कि एक दिन में जो है कि बन जाता है। जैसे हम आपको बताएं कि आपके पापा हर महीने 10-10 हजार सेव करते थे, एक साल में हो गया 1,20,000, 10 साल में वही चीज 12 लाख हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फॉरेक्स रिजर्व एक दिन में नहीं बना, इसको एक लंबा समय लगता है बनने में। तो 1991 में हमारा बहुत ही बुरा हाल था। तो ये चीज जो है ना, ये बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। अब आप बोलोगे कि ये क्या होता है भाई? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है, उस चीज को भी पहले हम आपके पापा के सैलरी से समझते हैं कि 1 लाख रुपया आपके पापा कमा रहे हैं और 2 लाख रुपया खर्चा कर देंगे, मतलब वो ना 1 लाख रुपया के कर्जा में ही रहेंगे। अगर यही काम 12 महीने तक किए तो आपके पापा के ऊपर कितना कर्ज हो गया? 12 लाख रुपया का कर्जा हो गया, ठीक है। मतलब 12 लाख रुपया आपके पापा माइनस में चले गए। सेम चीज इधर है कि ना, कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व हम लोग डिसाइड करते हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे डिसाइड करते हैं कि अगर हम ना इंपोर्ट, अगर हम अपने देश में अधिक से अधिक सामान खरीद के लाए, विदेश से इंपोर्ट करें, ठीक है, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। मतलब ना कि इंपोर्ट अधिक करेंगे एक्सपोर्ट से, तो हमारा जो ये है मतलब अधिक से अधिक हमारा पैसा खर्चा होगा, हमारे पास जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा। इसके कारण क्या होगा कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये नहीं रहेगा, ये हम निगेटिव में चले जाएंगे, डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसको बराबर रखने के लिए हमको क्या करना होगा? अधिक से अधिक सामान को हमको एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है जनरली हमेशा निगेटिव में रहता है। इसके पीछे 2 रीजन है। जो पहला रीजन है कि हम लोग बहुत ही एकदम मतलब सोना पूरा मजे में खरीदते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? पेट्रोलियम, जितना भी डीजल है, पेट्रोल है, ये सब के सब हम लोग सबसे अधिक आयात करते हैं। इस दोनों के कारण हमारा एकदम पैसा जो है कि अधिक से अधिक पैसा जो है कि रुपया खर्चा होता है, जिसके कारण हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरली निगेटिव ही रहता है, ठीक है। तो ये इस चीज को अगर हम बराबर कर ले तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेजी से ग्रोथ होगा, ठीक। तो ये चीज है, 3 चीज हो गया इकोनॉमी को एनालाइज करने का। अब जो चौथा चीज है वो है कि देखो हमारा जो देश है इसमें मॉनसून का स्थिति कैसा है। अगर मॉनसून सही है तो हमारे देश का जो है कि मतलब इकोनॉमी सही होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर 55% लोग लगभग गांव में रहते हैं। गांव में रहने का क्या मतलब हुआ कि शुरू से हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, मतलब कि हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है इंडिया का वो है क्या? एग्रीकल्चर सेक्टर है। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर मेन सोर्स ऑफ इनकम है तो भैया अगर बारिश नहीं होगा, बारिश अगर सही हुआ तो अच्छा पैदावार होगा, अच्छा फसल उपजेगा तो हमारे जो स्टॉक मार्केट पे सही प्रभाव डालेगा, मतलब अच्छा आमदनी होगा देश का, सरकार को अच्छी खासी टैक्स आएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, बारिश सही से नहीं होता है, बारिश कम होता है या एवरेज होता है, तो इसके कारण जो है कि अधिक से अधिक पैसा नहीं आएगा, मतलब खुशहाली नहीं आएगी, तो इसका गलत इंपैक्ट जाएगा स्टॉक मार्केट पे। मतलब मॉनसून का स्थिति भी जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे, मतलब इकोनॉमी एनालिसिस में आता है। अगर मॉनसून सही है तो इकोनॉमी सही है, मॉनसून गड़बड़ है तो इकोनॉमी हमारा गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एग्रीकल्चर है, खास करके इंडिया का, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी एनालिसिस के बाद हमारा बात था इंडस्ट्री एनालिसिस का। चलो इंडस्ट्री एनालिसिस हम समझते हैं कि ये क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि 2014 में जो है कि एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है, ठीक है, तो जो उसके जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी जी बने एनडीए गवर्नमेंट से। तो अब हमको ये देखना है कि उनका विजन क्या है, 2014 में उनका क्या विजन था,
ठीक है। अगर मान लो कि हम किसी प्रॉपर इंडस्ट्री की बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, ठीक है, बिजली इंडस्ट्री की, तो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, पावर जनरेशन की बात आती है कि कोई एक कंपनी होगी जो कि पावर जनरेट करेगी, मतलब थर्मल पावर प्लांट लगाएगी। तो हमको ये देखना होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका विजन पावर जनरेशन की तरफ है कि नहीं। जैसे जब प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे तो वो कहते कि हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, तो घर घर बिजली जो है कि पीएम ऑफिस से बैठ के तो नहीं पहुंचाएंगे, इसके लिए पावर उनको जनरेट करना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसा कंपनी उनको पता करना होगा जो कि पावर जनरेट करे, तो वो और अधिक से अधिक जो है कि 10 मेगावाट, 100 मेगावाट, 1000 मेगावाट का प्लांट लगाएगी, ठीक है। मतलब पावर जनरेट कोई कंपनी करे। अब भैया ये जनरेट कर ली तो इसको कहीं ना कहीं ट्रांसमिट करेगी, कहां से कहां, तो पावर स्टेशन से सब स्टेशन, मतलब सब स्टेशन पे ये ट्रांसमिट करेगी। तो इसके लिए कोई दूसरी कंपनी आएगी, ऐसा नहीं कि यही सेम कंपनी ही दोनों सब काम करेगी। तो पावर जनरेट हो गई, मतलब ना मान लो कि दिल्ली में पावर जनरेट हुआ या कहीं भी पटना में हुआ, तो दिल्ली से पटना वाले को हमको बिजली चाहिए, तो दिल्ली से पटना जो है कि सप्लाई आई। तो ये जो पोल लगाने का काम है, तार बिछाने का काम है, ये जो है कि ट्रांसमिशन कंपनी इस काम को करती। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि पटना में जो है कि हाउस होल्ड में सप्लाई मिला, घर घर जो है कि बिजली जाएगी, जो मोदी जी का विजन था, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना कि कोई तीसरी कंपनी आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो मीटर लगाना हो गया, बिजली बिल कलेक्ट करना हो गया, तो ये चौथी कंपनी है। मतलब ना कि मोदी जी का बस एक विजन था कि हमको घर घर बिजली पहुंचाना है, बट कितने टाइप का इंडस्ट्री इसमें आ गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में 5-7 टाइप की कंपनी। अब हर एक काम करने वाली कंपनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंपनी होगी, पावर जनरेट करने वाली केवल और केवल एक कंपनी नहीं होगी, इसी में 10 कंपनी होगी, लाइन बिछाने वाली, पोल गाड़ने वाली 10 कंपनी होगी, सब स्टेशन से घर घर बिजली डालने वाले 5-10 कंपनी हो गई, मतलब ऐसे करके 20-30-40 कंपनी हो जाएगी, ठीक है। तब हमको देखना है कि कौन सा कंपनी कैसा है। तो इंडस्ट्री देख लिए, तो सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी का बात की है। चलो हम बैंकिंग की बात कर लें, तो बैंकिंग में भी ऐसा ही होगा कि आरबीआई का क्या रूल है, फेड रेट क्या है, ये सब कुछ देख करके, ठीक है। और इंडस्ट्री के बाद जो तीसरे टाइप का एनालिसिस है वो कंपनी एनालिसिस है। ये हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, ठीक है। तो कंपनी एनालिसिस के लिए ना हम प्रॉपर जो है कि एग्जांपल लेकर के एकदम सही से 2-3 कंपनी के बारे में पूरा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये सारा के सारा बेसिक बात था फंडामेंटल एनालिसिस का, तो इतना लोड नहीं लेना है आपको। मतलब ये सब के सब कुछ बेसिक सी बातें हैं जिसको कि आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम प्रॉपर्ली कहां पहुंचेंगे, कंपनी एनालिसिस पे पहुंचेंगे। इकोनॉमी कर लिए, इंडस्ट्री कर लिए, कंपनी कर लिए, मतलब टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे हैं। और हम सबसे पहले अगर कंपनी एनालिसिस कर लें, फिर इंडस्ट्री, फिर इकोनॉमी, तो बॉटम अप अप्रोच। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी एक ऐसे कंपनी को एनालाइज करते हुए मिलेंगे, कोई कंपनी को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।